जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ वीट की रोग के बारे में, उसके लक्षणों की, उसके प्रबंधन आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। पाउडरी मिल्ड्यू, जैसे कि मिल्ड्यूज वर्ड्स कहते हैं कि ऐसे रोग होते हैं जो कि पौधों की सरफेस के ऊपर जो पैथोजन है उसका माइसीलियम या कवकजाल क्लियर कट दिखाई देता है। और पाउडरी मिल्ड्यूज जो हैं एक तरह से पौधे की बाह्य सरफेस पे ग्रो करता है, इसलिए इसको एक्टोफाइटिक पैथोजन भी कहते हैं। और पैथोजन जो ये है, ये परपोसे के अंदर अपने चुष्कांग भेजता है और उन चुष्कांगों के द्वारा भोज्य पदार्थ ग्रहण करता है। बेसिकली जो ये प्रभाव डालता है फंगस उसका तरीका ये है कि ये एक तो भोज्य पदार्थ सीधे ग्रहण कर लेता है, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि ये पौधे की पत्तियों की सरफेस को कवर कर लेता है, तो जो पौधा है उसकी पत्तियां हैं उसको फोटोसिंथेसिस के लिए जो आवश्यक तत्व है, सूर्य का प्रकाश है, उसको लेने में दिक्कत आती है। और तीसरा ये है कि इसकी जो रेस्पिरेटरी रेट है प्लांट की, उसको ये बढ़ा देता है, जिससे कि कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं और एनर्जी रिक्वायरमेंट पौधे का बढ़ जाता है। नतीजन ये होता है कि उसका जो बैलेंस है एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। नतीजा ये होता है कि पौधा की जो कोशिकाएं हैं वो पीली बढ़कर मरने लगती हैं। तो अगर हम देखें तो भारत में जो पाउडरी मिल्ड्यू है वो लगभग सभी क्षेत्रों में जहाँ गेहूँ उगाया जाता है वो पाया जाता है, लेकिन ये जनरली ह्यूमिड रेन फेड कंडीशन जो हैं क्षेत्र हैं, और इसी तरह से जो शुष्क खेती जहाँ ड्राईलैंड हैं और वहाँ पे इरिगेशन करके खेती की जाती है, उन क्षेत्रों में इसकी जो है प्रकोप अधिक होता है और ये वहाँ पे उपज है उसको प्रभावित करती है। अगर हम इसका काउजल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो पहले से एरिसाइफी पॉलीगोनी के द्वारा ही होना माना जाता था, ये एरिसाइफी टिटिसाई के द्वारा होना माना जाता था। अब इसका नया नाम दे दिया गया है, वो है ब्लूमेरिया ग्रैमिनिस फॉर्मा स्पीसीज टिटिसाई, जो पैथोजन है उसके द्वारा, वापस सुन लें आप, ब्लूमेरिया ग्रैमिनिस फॉर्मा स्पीसीज टिटिसाई के कारण ये फैलता है। अगर हम इनके लक्षणों की बात करें तो पहला लक्षण हम देखें तो पौधे की जो पत्तियां हैं उनकी सतह पर सफ़ेद से सलेटी रंग या धूसर रंग भी कहते हैं, वाइट टू ग्रे कलर की जो एक ग्रोथ माइसीलियम की देखी जाती है, जो कि तनों पर और जो ईयर हेड्स हैं उन पर भी हो सकती है। अगर हम नोटिस करें तो फल्फी या कपास की तरह की सफ़ेद वृद्धियुक्त पस्टूल्स जो है पहले पत्तियों की लोअर सतह के ऊपर देखे जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, टाइम होता है, वैसे वैसे ये जो पाउडरी ग्रोथ है वाइट कलर की, ये धूसर से भूरे रंग में परिवर्तित हो जाती है। अगर हम जहाँ पे ये वृद्धि हो रही है लोअर साइड में, उसके ऊपरी सतह को देखें पत्तियों की, तो उन पे जो धब्बे बनते हैं वो पीले और रंग के होते हैं, जो धीरे धीरे भूरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। ये शो करता है कि जब माइसीलियम फूड मटेरियल लेगा तो वहाँ पे वो क्लोरोप्लास्ट सेल्स को डैमेज करेगा या फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगा। नतीजा ये होगा कि उसमें येलोइंग देखने को मिलेगी।
और ये नियम की बात है कि अगर कहीं पे भी येलोइंग कंटिन्यूस रहती है तो वो धीरे धीरे उन कोशिकाओं की मृत्यु होती है, और जो मृत्यु होती है उसको हम नेक्रोसिस कहते हैं, उत्तकक्षय कहते हैं। तो उत्तकक्षय जब होता है तो उसका रंग ऑटोमेटिकली भूरा होने लगता है। ये इसका कारण है, इसलिए ये पस्टूल्स पहले पीले और फिर भूरे रंग के होते हैं। जब ये एक बार कोई किसी भी पत्तियों का कलर भूरा, गहरा भूरा या उत्तकक्षय हो गया है तो उसके बाद उस पर आप कुछ भी स्प्रे करें, उस टिश्यू को रिकवर करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर हम रोग की गंभीरता को देखें तो ये पौधे की वृद्धि है उसको भी प्रभावित करता है। अधिक गंभीर रूप से संक्रमित जो पौधे हैं या फसल है उसमें बौनापन भी देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि पौधों की जो वृद्धि है, संपूर्ण वृद्धि है, वो भी प्रभावित होती है, पौधे बौने रह जाते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो जब गंभीर रोग होता है तो पैचेज के अंदर और लगभग पूरा एरिया फील्ड पे भी संक्रमण देखने को मिल सकता है। और इस अवस्था में जो संक्रमण है वो तनों पर और जो बालियां बनती हैं उन बालियों के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे जो माइसीलियम है, ओल्ड माइसीलियम है, उस पर काले रंग की छोटी छोटी डॉट्स के रूप में संरचनाएं दिखने लगती हैं जिनको हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। ये क्लिस्टोथिसिया होता है। और अगर हम पत्तियों पर इनको देखें तो ये गोलाकार छोटे काले रंग के धब्बे नुमा संरचनाएं होती है जो पुराने पड़ चुके कवक जाल की धूसर रंग की कॉलोनियों में दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार के जो ये लक्षण हैं ये प्रकट होते हैं और इनके कारण जो है प्रोडक्शन भी प्रभावित होता है, क्योंकि जो पत्तियां हैं, हरा भाग है, वो पौधे का एक तरह से प्रोडक्टिव पार्ट है। यहाँ से फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड निर्माण होता है और जो कि ग्रेन्स वगैरह में स्टोरेज के रूप में पहुँचता है। तो इस प्रकार ये पूरी जो एनाबॉलिक सिचुएशन है उसको प्रभावित करके ही जो सिस्टम है उसको प्रभावित करता है। उसके साथ साथ ये पौधे की जो फिजियोलॉजी है उसको भी डिस्टर्ब करता है, क्योंकि जब पौधा पत्तियां ही पीली पड़ जाएंगी, उसके भाग ही मर जाएंगे, तो एरिया अवेलेबल फॉर द फोटोसिंथेसिस या फूड निर्माण के लिए जो भी एरिया है वो अपने आप कम हो जाएगा। तो रोग का आर्थिक प्रभाव पड़ता है। और अगर हम फिजियोलॉजिकल तौर पे भी देखें तो ऐसे खेत बदरंग से दिखाई देते हैं दूर से और धीरे धीरे जहाँ से नेक्रोसिस हो गया वहाँ से पत्तियाँ टूटने भी लगती हैं। रोग चक्र की डिजीज साइकिल या रोग चक्र का तात्पर्य है कि रोग प्रतिवर्ष कैसे पैदा होता है, ऐसे क्या फैक्टर्स हैं। तो जनरली हम जब भी डिजीज साइकिल की बात करते हैं तो डिजीज साइकिल में हम प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम, प्राथमिक निवेश द्रव्य इनोकुलम से ये तात्पर्य है कि पैथोजन का वो इनिशियल क्वांटिटी जो कि रोग को इनिशिएट करने के लिए आवश्यक है। क्योंकि हम जब भी कहते हैं तो इनोकुलम पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय इनोकुलम डेंसिटी, दो चीज़ें हैं। अगर है तो रोग आना ही आना है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम इनोकुलम डेंसिटी को अगर हम कम कर दें तो रोग आने की संभावनाएं कम हो जाती है इनोकुलम पोटेंशियल होने पर। या इनोकुलम पोटेंशियल को प्रभावित कर दें तो इनोकुलम डेंसिटी होते हुए भी शायद एपिडेमिक्स ना फैले या रोग ना फैले। तो डिजीज साइकिल में हम देखें तो ये फंगस हाई हिल्स पर ड्यूरिंग समर्स में जो प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं उनके डेब्रिस पे, उन पर अवशेषों पर डॉर्मेंट माइसीलियम और एसाई के रूप में
जिंदा रहते हैं। इनका जो प्राथमिक संक्रमण है वो प्राय एस्कोस्पोर्स के द्वारा होता है, जो कि क्लिस्टोथिसिया के अंदर बनते हैं, इंटैक्ट रहते हैं, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर जिंदा रहने के क्षमता रखते हैं। लेकिन एक बार जब एस्कोस्पोर के कारण पौधों में संक्रमण हो गया तो फिर जो इनके कॉनिडिया उनके माइसिलियम पर बनते हैं वो द्वितीयक संक्रमण, मीन्स एक अगर पौधा संक्रमित हो गया तो बाद में जो कॉनिडिया है, उस पौधे पर जो कॉनिडिया बन रहे हैं वो पूरे खेत में संक्रमण फैला सकते हैं। तो उन कॉनिडिया के द्वारा सेकेंडरी स्प्रेड होता है, जो कि एयरबोर्न होता है, वातोड़ होता है। हवा के द्वारा जो है ऐसा कॉनिडिया एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाता है और नया संक्रमण स्थापित करने की क्षमता रखता है। ये फंगस जो है वीट के पौधे को अधिक आर्द्रता और कूल टू मॉडरेट टेम्परेचर में अधिक संक्रमण देती है। सामान्यतः इसके संक्रमण के लिए 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान उपयुक्त रहता है। संक्रमण में जो इसके कॉनिडिया हैं वो माइसिलियम बनाते हैं, माइसिलियम बना के एप्रिसोडिया बनाते हैं और एप्रिसोडिया बना के इन्फेक्शन बैग बना के स्टोमेटा के थ्रू अपीयर कर जाते हैं। प्रबंधन की बात करें, इस रोग को अगर हमें प्रबंधन करना है तो एक तो क्रॉप रोटेशन का उपयोग करना चाहिए, ताकि जो अवशेष हैं वो अवशेष परपोसी ना मिलने के कारण पर मल्टीप्लाई ना कर पाए और इनोकुलम बिल्टन अप नहीं हो पाए। दूसरा है कि अवॉइडिंग द सोइंग ऑफ द ससेप्टेबल वैराइटीज एंड कल्टिवेशन ऑफ मॉडरेटली रेजिस्टेंट वैरायटी। तो जहाँ तक हो ऐसी प्रजातियों की बुआई ना की जाए जो कि इस रोग के प्रति सहिष्णु, बल्कि इसके विपरीत ऐसी प्रजातियों की बुआई की जाए जिनके अंदर रेजिस्टेंस हो, टॉलरेंस हो इस रोग को पैदा सहन करने का, ताकि जो उत्पादन है उस पर प्रभाव ना पड़े। तीसरा है एप्लीकेशन ऑफ बैलेंस्ड डोज ऑफ फर्टिलाइजर्स is very important. High level of nitrogen should be avoided as nitrogen promotes more tiller formation causing disease crop stands, which is favorable for the disease development. जनरली देखा जाता है कि नाइट्रोजन जो है किसी भी पौधे के अंदर सॉफ्ट टिश्यू या यूँ कहिए पैरेन्काइमस टिश्यूज को इंक्रीज करता है। फोस्फोरस और जो पोटेस है वो उसके अंदर ड्यूरेबिलिटी या रेजिस्टेंस को, तो हमें बैलेंस न्यूट्रिशन देना चाहिए। जनरली काश्तकार इमीडिएट ग्रोथ कराने के लिए पौधों के अंदर नाइट्रोजन यूरिया के फॉर्म में और फॉर्म्स में दे देता है, और उसी टाइम अगर कंडीशन फेवरेबल हो गई तो क्योंकि लीव ससेप्टिबल रहती है तो उनमें इन्फेक्शन आसानी से हो जाता है। सेकेंडली, जैसा कि जब नाइट्रोजन का प्रभाव ये होता है कि ओवर टेलरिंग हो जाता है, टेलरिंग जितनी एक्सपेक्टेड है उससे ज़्यादा टेलरिंग हो जाती, तो जो एरिया अवेलेबल, वेजिटेटिव एरिया अवेलेबल फॉर द इन्फेक्शन ऑफ द प्लांट्स है, इन्फेक्शन ऑफ दिस सॉरी पैथोजन है, वो बढ़ जाता है, जिससे कि डिजीज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें जो है एक उस चीज़ को भी बैलेंस फर्टिलाइजर्स को यूज करना चाहिए। थर्ड ये था कि plowing of the field immediately after the harvesting of the wheat to plow down the wheat stubbles and the residues to reduce the pathogens comes for the next crops। जो जैसे ही एक फसल कटती है उस फसल के कटने के बाद अगर उनके अवशेषों को मृदा में दबा दिया जाए तो जो अवशेष हैं वो डिकम्पोज होंगे, उनके साथ साथ जो मटेरियल है वो भी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम है वो भी समाप्त हो जाएगा। क्यों समाप्त हो जाएगा? क्योंकि उनके फूड मटेरियल जो उनको रिक्वायरमेंट है वो अवेलेबल नहीं रहेगा, तो अपना फर्दर मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएंगे। जहाँ पे रोग आ गया है वहाँ पर स्प्रेइंग ऑफ प्रोपिकोनाजोल टिल्ट एट द रेट ऑफ 0.5% एट द इनिशिएशन ऑफ द डिजीज एंड 15 days after the first spray was reported to give good control of the disease।
इसी प्रकार जहाँ पे रोग के प्राथमिक लक्षण दिखाई दें, वहीं पे आप प्रोपिकोनाज़ोल जो टिल्ट के नाम से बाज़ार में मिलता है, उसका 0.1% का स्प्रे करवा दें और दूसरा स्प्रे पहले स्प्रे के 15 दिन बाद कर दें, तो हम इस रोग को कुछ हद तक नियंत्रित करने में सफल हो सकते हैं। धन्यवाद।